हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 13th लेक्चर। ये मेरा 13वां लेक्चर वीडियो है इस सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सिक्योरिटीज, अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट सिक्योरिटी एनालिसिस, अबाउट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। एंड इस सीरीज में आज मेरा ये 13वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि ये जो पूरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इस समय प्राइमरी मार्केट का, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और कौन से पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब हमने पढ़ा। जो प्राइमरी मार्केट है वो क्या होता है, न्यू इशू मार्केट, आईपीओ, ये सब क्या होते हैं ये हमने समझा। इसके साथ ही न्यूज़पेपर में जो एड आता है, जब कोई आईपीओ आता है तो उसका जो न्यूज़पेपर में जो एड आता है वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में दिखाया था। ठीक है। इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन से सर्विस फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी पार्टीज हैं विच आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और उनका क्या रोल है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो 7 पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार टू द इशू, अंडर राइटर्स, बैंकर टू द इशू, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी एजेंसी। तो ये 7 एजेंसीज होती हैं, ये पार्टीज होती हैं जो प्राइमरी मार्केट में इन्वॉल्व होती है और इनका डिफरेंट अलग अलग रोल होता है। जब भी कोई आईपीओ आता है तो इन सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो हम समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट टू द इशू, यानी जब आईपीओ आता है तो किस तरीके से मार्केट में प्लेस होता है। तो ये 5 वेज है जिनसे प्लेस होता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, करंट आईपीओ के बारे में समझेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। बट उससे पहले ना, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम पिछले जो 11 लेक्चर वीडियोस थे, यानी पिछले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, और ये बताना जरूरी है। काफी बच्चों को लगता है कि मैम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से टॉपिक पर आए, बट थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लीजिएगा। ये सारे टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले 11 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जैसे नहीं, पुराने जो कॉन्सेप्ट है अगर वो नहीं समझ में आए तो आगे अगर ये टर्म्स यूज हुए तो दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए थोड़ा सा पिछले जो लेक्चर वीडियोस है उनको भी, अगर ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो इनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है? न्यू इशू मार्केट, या जिसको प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था प्राइमरी मार्केट मतलब क्या होता है। जब भी कोई शेयर या कोई बॉन्ड पहली बार जब कस्टमर को बेचा जाए, कस्टमर नहीं सॉरी इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा है ना यहाँ पे, कस्टमर नहीं होगा इन्वेस्टर। जब कोई बॉन्ड या कोई शेयर इन्वेस्टर को फर्स्ट टाइम सोल्ड किया जाता है तो वो किसके थ्रू सोल्ड किया जाता है? प्राइमरी मार्केट, या इसको कहते हैं न्यू इशू मार्केट के थ्रू सोल्ड किया जाता है। तो दिस इज प्राइमरी मार्केट, इसी को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, इसको आईपीओ भी कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कोई शेयर या बॉन्ड जब इन्वेस्टर को फर्स्ट टाइम बेचा जाए, फर्स्ट टाइम सोल्ड किया जाए, सब्सक्रिप्शन के लिए सोल्ड किया जाए, तो वो आता है न्यू इशू मार्केट के थ्रू। ठीक है, जिस मार्केट के थ्रू ये न्यू इशू लॉन्च किया जाता है उसको कहते हैं न्यू इशू मार्केट। ठीक, तो ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। आज हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं प्राइमरी मार्केट में। तो ये 7 पार्टीज होती हैं जो प्राइमरी मार्केट में इन्वॉल्व होती हैं। इन 7 पार्टीज का अलग अलग रोल होता है प्राइमरी मार्केट में। तो चलिए अब इन पार्टीज को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहली जो पार्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज मैनेजर टू द इशू। मैनेजर टू द इशू, या जिसको लीड मैनेजर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब कंपनी आईपीओ लाने का सोचती है तो सबसे पहले कंपनी क्या किसे अपॉइंट करती है? सबसे पहले कंपनी अपॉइंट करती है मैनेजर टू द इशू। इसी ये जो लीड मैनेजर है ना, इनको अपॉइंट करती है टू मैनेज द पब्लिक इशू प्रोग्राम। ये जो आईपीओ लेके आने का कंपनी सोच रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आने का कंपनी सोच रही है, ये पूरा कह लीजिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, बहुत बड़ा टास्क है। तो इसको पूरा मैनेज करने के लिए सबसे पहले कंपनी किसको अपॉइंट करती है? एक लीड मैनेजर को अपॉइंट करती है, या जिसको मैनेजर टू द इशू कहते हैं, इसको अपॉइंट करती है, क्योंकि इन्हीं का मेन रोल है।
देखिए इसका नाम भी है ना लीड मैनेजर, क्योंकि यही लीड करेगा। अभी मैं बाकी जो आपको पार्टीज बताऊंगी वो सब पीछे पीछे रहेंगी, सबसे आगे इन्हीं को लीड करना है, इसीलिए इनका नाम है लीड मैनेजर। और इन्हीं का सबसे ज्यादा काम इन्हीं का है, बाकी सबका काम थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा काम इन्हीं लीड मैनेजर का है। इनका मेन काम क्या है, मेन ड्यूटी या मेन टास्क इन्हें क्या परफॉर्म करना है? इन्हें सबसे पहले तो ये जो प्रोस्पेक्टस होगा वो ड्राफ्ट करना है। प्रोस्पेक्टस मतलब समझ रहे हैं ना? पिछले लेक्चर में मैंने आपको वो दिखाया था, न्यूज़पेपर में जो आईपीओ जब आता है उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाया था, तो उसमें सारी डिटेल, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का रजिस्ट्रार टू द इशू, बैंकर टू द इशू कौन होगा, कंपनी कितना कैपिटल मार्केट से रेज कर रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या है, कंपनी का मिशन गोल, ये सब सारी चीजें मतलब कह लीजिए प्रोस्पेक्टस में डिफाइन होती है। ठीक है, तो वही है, और भी बहुत सारी बातें, ये तो मैंने कुछ ही बताई हैं, बहुत सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो वही प्रोस्पेक्टस डिफाइन ड्राफ्ट करना, ये इनका पहला काम होता है। उसके बाद बजट प्रिपेयर करना। ये जो आईपीओ आता है ना, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, ये जो आईपीओ आता है ना, इट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, ये बहुत महंगा होता है। जितना मतलब ऐसा कहा जाता है जितना फंड ये मार्केट से रेस कर रहे होते हैं ना, उसका 10%, पांच से पांच से कह लीजिए 10% जो खर्चा है उस आईपीओ को लाने में हो जाता है। ठीक है, आईपीओ लाना एक मतलब एक्सपेंसिव कह लीजिए पूरा प्रोसेस है, एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, तो इसमें खर्चा होता है। ठीक है, तो उसका बजट बनाना, प्रिपेयरिंग द बजट ऑफ एक्सपेंस रिलेटिंग टू द इशू, यानी ये जो आईपीओ आएगा इसका पूरा बजट बनाना, कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा होगा। ठीक है, एंड सही समय कौन सा है, सजेस्टिंग द अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ द पब्लिक इशू, यानी पब्लिक इशू किस समय लाना चाहिए, उसका सही समय कौन सा है। देखिए जब मार्केट थोड़ा बूम पर हो, जब मार्केट ठीक चल रहा हो, तब अगर कोई आईपीओ आता है तो वो बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मार्केट एकदम डिप्रेशन में है, कोई क्राइसिस चल रहा है, कोई वॉर चल रही है, या जब कोरोना टाइम था 2020 की बात करें या 2021 में, उस समय कोई आईपीओ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस समय मार्केट ऑलरेडी बहुत खराब चल रहा था। इन्वेस्टर्स के पास जो भी पैसा था वो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, मार्केट नीचे चल रहा था। तो कोई भी उस समय अपनी जान लोग बचा रहे थे, मेडिकल खर्चों के लिए पैसे सेव कर रहे थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देख रहा था। तो दैट वाज नॉट द राइट टाइम फॉर आईपीओ। ठीक, पर जब मार्केट ठीक हो जाता है, बूम पे रहता है, तब वो सही समय होता है। तो उनमें से कौन सा सही समय है, किस समय लाना चाहिए ये आईपीओ, तो ये सब भी कौन डिसाइड करता है? लीड मैनेजर अलोंग विद कंपनी, ये लोग डिस्कस करके करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, जैसे कोई मूवी आती है तो वो भी तो समय डिसाइड किया जाता है ना, कि कौन सी मूवी कब रिलीज की जाएगी। तो सही समय पे अगर कोई काम किया जाए तो वो सक्सेसफुल होता है। तो इसीलिए आईपीओ भी ऐसे ही नहीं किसी भी डेट को नहीं रिलीज हो जाता है। आईपीओ की एक प्रॉपर डेट होती है, और कितने दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए ओपन होता है, तो कौन से वो 3 से 5 दिन होंगे, ये सब डिसाइड करना काम किसका है? लीड मैनेजर का, अलॉन्ग विद कंपनी, कंपनी के साथ मिलके। फिर इसके बाद जो मार्केटिंग होगी, आईपीओ जब आएगा तो लोगों को पता होगा तभी तो लोग खरीदेंगे, तो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, अवेयरनेस लोगों में फैलानी पड़ेगी, उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। तो असिस्टिंग एंड मार्केटिंग द पब्लिक इशू सक्सेसफुल, ये भी काम लीड मैनेजर का होता है, कि जो मार्केटिंग का काम है उसमें भी असिस्ट करना, हेल्प करना, एंड उसकी मार्केटिंग, ताकि पब्लिक इशू सक्सेसफुल हो। फिर उसके बाद इसका और क्या काम होता है? एडवाइस करना कंपनी को सलाह देना अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार टू द इशू। मैंने बताया था ना 7 पार्टीज और होती हैं, मतलब एक पार्टी तो लीड मैनेजर है, उसके अलावा 6 पार्टीज और होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी लीड मैनेजर अपॉइंट करती है, फिर लीड मैनेजर के सजेशन से कंपनी रजिस्ट्रार टू द इशू, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ब्रोकर, बैंकर, अंडर राइटर, इन सबको अपॉइंट करती है। ठीक है, तो वही है, एडवाइजिंग द कंपनी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार टू द इशू, अंडर राइटर, बैंकर, ब्रोकर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक, उसके बाद डायरेक्टिंग, अगला इसका रोल क्या है? डायरेक्टिंग द वेरियस एजेंसी इन्वॉल्व इन द पब्लिक इशू। तो ये सजेशन तो देना कि किसे अपॉइंट किया जाए वो तो करती है, उसके बाद जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, जैसे जो रजिस्ट्रार है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, अंडर राइटर है, इन सबको डायरेक्ट करना कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, वो सब भी किसका काम होता है? लीड मैनेजर का काम होता है। तो इनका काम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम क्या है? लीड मैनेजर। ये सबसे आगे लीड करते हैं। 7 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं आईपीओ में, जिसमें एक पार्टी होती है लीड मैनेजर, क्योंकि ये सबसे आगे लीड कर रहे होते हैं, इनका काम सबसे ज्यादा होता है। और ये क्या करते हैं, और बाकी जो 6 पार्टीज होती हैं ये इनके पीछे होती है, इसीलिए ये इनका नाम क्या है? लीड मैनेजर, और ये सब इनके टास्क है। अब सवाल ये आता है कि हु कैन बी द लीड मैनेजर, यानी कौन हो सकता है लीड मैनेजर, या मैनेजर टू द इशू कौन होता है? क्या ये कोई इंडिविजुअल होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है?
तो बता दूं, क्योंकि लीड मैनेजर ये कोई सिंगल पर्सन, कोई इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम है। कंपनी करोड़ों रुपए मार्केट से रेस कर रही है, ठीक है, लाखों शेयर फ्लोट होंगे, तो ये बहुत बड़ा, मतलब जनरली आईपीओ बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कोई सिंगल पर्सन का काम नहीं है, मैनेजर समझ के ये मत कहिएगा ये कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो परफॉर्म करती हैं रोल ऑफ लीड मैनेजर टू द इशू, बहुत सही ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन होता है, इट कैन वर्क एज अ लीड मैनेजर, या जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, या जो फॉरेन बैंक्स हैं, या प्राइवेट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं, उनकी जो सब्सिडरीज होती हैं वो भी एज ए लीड मैनेजर काम करती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एसबीआई की एक सब्सिडरी है एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, तो ये वर्क करती है एज ए लीड मैनेजर। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी एक सब्सिडरी है जो लीड मैनेजर की तरह काम करती है। कैनरा बैंक की भी एक सब्सिडरी है जो लीड मैनेजर की तरह काम करती है, ठीक है। तो दीज कुड बी द लीड मैनेजर। तो लीड मैनेजर को ये मत समझिएगा कि ये कोई मैनेजर होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, ये इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। ये एक पर्सन का काम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो मर्चेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट है, या किसी भी कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक का जो सब्सिडरीज होती हैं, वो भी लीड मैनेजर की तरह काम करती है, ठीक। तो ये हो गई पहली पार्टी, कौन सी, लीड मैनेजर। दूसरी पार्टी जो इन्वॉल्व होती है आईपीओ में, दैट इज रजिस्ट्रार टू द इशू। रजिस्ट्रार टू द इशू, इसका नाम क्या है, रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार को समझने के लिए, इसका काम समझने के लिए ना, बस ऐसा मान लीजिए कि रजिस्ट्रार के पास एक होता है रजिस्टर। मैं समझने के लिए, बस एक आपको याद रखने के लिए, इसका काम क्या है, इसके पास होता है रजिस्टर, और इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन है, कितने शेयर हैं, और कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनका एड्रेस क्या है। पहले के टाइम में जब शेयर सर्टिफिकेट घर पे भेजे जाते थे, तब एड्रेस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल क्या है, उनका डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बैंक डिटेल क्या है, कितने नंबर ऑफ शेयर है मिस्टर एक्स के पास, कितने हैं मिस्टर वाई के पास, मिस्टर जेड के पास। तो इसी का पूरा रिकॉर्ड रखने का काम जो है ना, ये किसका होता है, रजिस्ट्रार टू द इशू। इनके पास एक रजिस्टर होता है। एग्जाम्पल ये मैं ऐसे समझाने के लिए कह रही हूँ कि इनके पास एक रजिस्टर होता है, ये मत समझ लीजिएगा कि कोई रजिस्टर लेके बैठा है, ये समझने के लिए बस मैं आपको बता रही हूँ कि इनके पास रजिस्टर में पूरा इनका रिकॉर्ड रहता है शेयर होल्डर का। तो यही इनका मेन काम होता है। अभी देखिए मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। देखिए, जब लीड मैनेजर अपॉइंट हो जाता है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर जब अपॉइंट हो गया है, उसके बाद लीड मैनेजर की सलाह पे, लीड मैनेजर से कंसल्ट करके कंपनी अब किसको अपॉइंट करती है, रजिस्ट्रार टू द इशू को अपॉइंट करती है, ठीक है। अब रजिस्ट्रार टू द इशू को जब अपॉइंट करती है, तो उसके लिए कंपनी ऐसे ही नहीं किसी को अपॉइंट कर देती है। कंपनी जो है पहले कोटेशन मंगाती है। देखिए, रजिस्ट्रार टू द इशू भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारी जैसे है मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्ट्रार टू द इशू की तरह काम करती हैं। तो कंपनी सबसे पहले कोटेशन मंगाती है, ठीक है, कि हमें ये फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं, या आप कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलोंग विद योर चार्जेस, अलोंग विद योर कमीशन आप हमें भेजिए। तो जितने मार्केट में रजिस्ट्रार टू द इशू है, यानी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं एज अ रजिस्ट्रार टू द इशू, वो सब अपनी कोटेशन जो है कंपनी के पास भेजेंगी, ठीक है। और फिर कंपनी उसमें से, कंपनी अलोंग विद लीड मैनेजर के साथ मिलके, दोनों मिलके कंसल्ट करके इनमें से एक सिलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रार टू द इशू, ठीक है। तो ये होता है रजिस्ट्रार टू द इशू, इस तरीके से इनका सिलेक्शन होता है। और जब इनको सिलेक्ट किया जाता है रजिस्ट्रार टू द इशू, तो एक बात का ध्यान रखा जाता है कि रजिस्ट्रार टू द इशू के पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। इनके पास जो जो चीजें जरूरी हैं, रजिस्ट्रार को देखिए लाखों शेयर होल्डर्स का डेटा मेंटेन करना है, कुछ केस में बड़ी कंपनी है तो करोड़ों शेयर होल्डर्स का डेटा मेंटेन करना है। तो उस केस में रजिस्ट्रार टू द इशू के पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो इतने कह लीजिए शेयर होल्डर्स का डेटा मेंटेन कर पाए। तो उसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन और भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास होना चाहिए, तो ये इंश्योर किया जाता है। रजिस्ट्रार का क्या काम होता है, रजिस्ट्रार का काम होता है कि शेयर एप्लीकेशन, अभी मैं बता रही थी ना, बस ये मानिए कि उसके बाद एक रजिस्टर होता है जिसमें सारी डिटेल होती है शेयर्स होल्डर के बारे में, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जो होता है शेयर एप्लीकेशन रिसीव करता है फ्रॉम द वेरियस कलेक्शन सेंटर, यानी जहां पे लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है, शेयर खरीदने की जो एप्लीकेशन सबमिट की है, वहां से शेयर एप्लीकेशन को रिसीव करना, ठीक है।
और बेसिस क्या होगा अलॉटमेंट का, शेयर फिर अलॉट किए जाएंगे ना। कंपनी ने शेयर इशू किए, लोगों ने शेयर खरीदे, फिर शेयर क्या होगा, इनको अलॉट किया जाएगा। तो वही बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वगैरह कंपनी से डिस्कस करके और फिर इसके बाद शेयर सर्टिफिकेट को डिस्पैच करना, ठीक है। और उसके बाद जो भी डिटेल है ये कंपनी को हैंड ओवर करना। तो ये सब काम होता है रजिस्ट्रार टू द इशू का, ठीक है। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, शेयर ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी के साथ एक रजिस्ट्रार टू द इशू होता था, ये हमारा इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है कंपनी के इस शेयर होल्डर ने ये शेयर खरीदा, इसको कितने शेयर दिए गए, इसका एड्रेस क्या है, बैंक डिटेल क्या है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, ये सब ये मेंटेन करता है। और फिर यही इसको शेयर इशू करता था, जो हार्ड कॉपी थी यही डिस्पैच करता था रजिस्ट्रार। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में सारा काम क्या हो गया है, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, तो आजकल डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करना है ना, तो वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर ट्रांसफर करने का काम ये सब कौन करता है, रजिस्ट्रार टू द इशू। रजिस्ट्रार टू द इशू का काम है कि शेयर सर्टिफिकेट, मतलब शेयर सर्टिफिकेट नहीं, किस इन्वेस्टर के पास कितने शेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, क्या उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये सारी डिटेल रखना रजिस्ट्रार टू द इशू का काम होता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका काम हो गया। तो ये सेकंड पार्टी है जो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इज अंडरराइटर। अगला कौन है, अंडरराइटर। तो अंडरराइटर वैसे मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की हूं, और जब आपने क्लास 12 में अकाउंट्स पढ़ा होगा तो वहां पे भी अंडरराइटर का जिक्र आया है। अंडरराइटर क्या होता है, अगर सपोज करिए कोई कंपनी आईपीओ लेके आई है और वो अंडर सब्सक्राइब हो गया। अंडर सब्सक्राइब का क्या मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए कंपनी ने 1 लाख के शेयर मार्केट में लेके आई और उसके 80,000 के शेयर ही केवल बिके, 20,000 के शेयर नहीं बिके, तो उस केस में रोल आता है किसका, अंडरराइटर्स का। तो ये 20,000 के शेयर कौन खरीद लेगा, अंडरराइटर खरीद लेंगे, ठीक है, ये अंडरराइटर इसके शेयर खरीद लेंगे। और फिर उसके बाद में जब इन शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी तो अंडरराइटर इनको बेच देंगे। बट ये अंडरराइट करने के लिए कमीशन चार्ज करते हैं, प्लस जब शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी ये बेचेंगे तो वहां से भी इनको प्रॉफिट होगा। तो अंडरराइटिंग मतलब एक मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम है, ठीक है। बट इसमें रिस्क भी तो इन्वॉल्व है, ये जो अंडरराइटर है रिस्क भी तो ले रहे हैं, इस कंपनी के शेयर बाद में बढ़े नहीं तो, ठीक है, तो ये रिस्क ले रहे हैं इसलिए कमीशन चार्ज करते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरराइटर। तो अंडरराइटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आईपीओ में। तो अंडरराइटिंग क्या होती है, अंडरराइटिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो अंडरराइटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो अंडरराइटर्स होते हैं ये एश्योरेंस देते हैं किसको, कंपनी को, इशूअर को एश्योरेंस देते हैं कि द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब अंडरराइटर जो होते हैं, अंडरराइटर सब्सक्राइब कर लेंगे सिक्योरिटी ऑफर्ड। जो भी कंपनी ने मार्केट में जो सिक्योरिटी ऑफर की है इनको सब्सक्राइब कर लेंगे इन द इवेंट ऑफ नॉन सब्सक्रिप्शन बाय द पर्सन टू हुम दे वेर ऑफर्ड। यानी कंपनी ने नॉर्मल पब्लिक को शेयर इशू किए थे, लेकिन अगर पूरे शेयर नहीं बिकते हैं तो अंडरराइटर का रोल आता है। अंडरराइटर एश्योर करते हैं कि अगर इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपके शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब मतलब खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी और अंडरराइटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अंडरराइटर एश्योरेंस देते हैं, ठीक है, कि वो अगर ये सब्सक्राइब नहीं हुआ, पब्लिक ने नहीं खरीदा तो हम खरीद लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, और उसके बदले में दे चार्ज कमीशन, ठीक। एंड जो पर्सन ये एश्योरेंस देता है उसको कहते हैं अंडरराइटर, और अंडरराइटर भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक। तो समझ में आ गया। तो अंडरराइटर यानी एक तरीके का बैकअप सपोर्ट है ना। कंपनी ने शेयर इशू किए, पब्लिक ने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, ले लेना चाहिए पब्लिक को, वही अच्छी बात है इवन। बट अगर 1% पब्लिक ने नहीं लिया तो उस केस में चलिए कंपनी के पास बैकअप है, अंडरराइटर्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो आईपीओ फेल हो जाएगा, अंडरराइटर्स है, यानी अंडरराइटर का रोल क्या है, ये एक बैकअप सपोर्टर की तरह है, ठीक है, कि कंपनी का आईपीओ फेल नहीं होगा, अंडरराइटर हैं वो खरीद लेंगे, लेकिन उसके बदले में दे चार्ज कमीशन। तो अंडरराइटर एक तरीके का क्या कर रहे हैं, सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट सब्सक्रिप्शन। यानी अगर सफिशिएंट सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, सफिशिएंट सब्सक्रिप्शन मतलब अगर पूरे शेयर नहीं बिके, तो उस केस में अंडरराइटर सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपके शेयर हम ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ अंडरराइटर, समझ में आ गया। अब एक बात है, जब कंपनी लीड मैनेजर के कंसल्टेशन के साथ जब अंडरराइटर को अपॉइंट करती है तो कुछ बातें कंपनी को ध्यान में रखनी होती है। अंडरराइटर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना, अंडरराइटर के पास इतना पैसा तो होना चाहिए, यहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है,
कंपनी करोड़ों मार्केट से रेस करने वाली है, तो शेयर्स करोड़ों के होंगे या लाखों में भी बात करें तो कई लाखों के शेयर होंगे। तो जो अंडर राइटर है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, तभी तो वो आपका जो अनसब्सक्राइब शेयर है उन्हें खरीद पाएंगे। तो इसलिए जब भी कोई कंपनी अंडर राइटर अपॉइंट करती है तो जरा उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, क्या उनमें इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि हमारे लाखों के शेयर आप खरीद पाएंगे, तो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी चेक करती है। ठीक है, देखिए मैंने बात यही लिखी है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोस्पेक्टिव अंडर राइटर टू कंसीडर बिकॉज ही हैज टू अंडरटेक द अग्रीड नॉन सब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द पब्लिक इशू। जो नॉन सब्सक्राइब पोर्शन है उन्हें खरीदना है तो उनमें क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखती है कंपनी जब अंडर राइटर अपॉइंट करती है। क्या क्या, कि वो जो अंडर राइटर है उसका एक्सपीरियंस क्या है प्राइमरी मार्केट में, जो अंडर राइटर है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, और वो ऐसा तो नहीं हुआ कि अंडर राइटर पहले कभी डिफॉल्ट किया हो यानी धोखा दे दिया हो, उसे कहा होगा कि हम सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपका कुछ भी रह जाते हैं शेयर तो हम खरीद लेंगे, लेकिन बाद में डिफॉल्ट कर गया हो। तो ऐसा तो कोई केस नहीं है। या उस जो अंडर राइटर है उसका इन्वेस्टर क्लाइंटेल कितना बड़ा है, उसका नेटवर्क क्या है। अंडर राइटर भी तो कहीं से पैसा उठाएगा तब खरीदेगा, तो उसका इन्वेस्टर का क्लाइंटेल क्या है, तो ये स्टडी करना, प्लस ओवरऑल रेपुटेशन क्या है, उस अंडर राइटर की मार्केट में रेपुटेशन क्या है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके कंपनी अंडर राइटर अपॉइंट करती है। ठीक है, तो आई होप आपको अंडर राइटर के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल मेरा है पूजा सिंह के नाम पे, तो वो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब दिसंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर ये लेक्चर वीडियो आपको देखने हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल एंड कुछ सब्जेक्ट इसमें सेकंड चैनल पे है तो जरूर देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और एक बात और है कि ये अभी तक है, दिसंबर 2023 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है दिसंबर 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए। बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट से एक एक वीडियो बनता है। एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपने चैनल से रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ, राइट। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्टी जो इन्वॉल्व होती है प्राइमरी मार्केट से, दैट इज बैंकर टू द इशू। बैंकर टू द इशू, बैंकर टू द इशू कौन होते हैं? तो देखिए, इतना करोड़ों कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है, करोड़ों के शेयर इशू कर रही है, ठीक है। लोग यानी करोड़ों रुपए, अलग अलग लोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट देंगे लेकिन लाखों शेयर होल्डर हैं तो करोड़ों रुपए रेस किए जा रहे हैं। तो यानी देयर इज अ सेपरेट रिक्वायरमेंट ऑफ, देयर इज अ सेपरेट बैंक, एक सेपरेट, एक अपॉइंटेड एक बैंक होना चाहिए जिसका काम ये हो, ठीक है। वो बैंक ये पूरा जो पैसे जो फंड रेस किए जाएंगे उन सबको वो मैनेज करे। जरूरत है ना, कंपनी तो इतना करोड़ों रुपए मैनेज करना थोड़ा सा कंपनी के लिए मुश्किल पड़ेगा कि आईपीओ के थ्रू जो इतना फंड रेज हो रहा है उसका पूरा मैनेज करे। तो इसलिए एक सेपरेट बैंक अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उसका काम होता है इस पूरे जो फंड रेज किया जा रहा है उसको मैनेज करे, ठीक है, उसका पूरा हिसाब किताब रखे। तो वही है बैंकर टू द इशू। बैंकर टू द इशू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कलेक्टिंग द एप्लीकेशन मनी अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। इतने सारे लोग जो एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उन सबको, उन सबका रिकॉर्ड रखे, उन सबको पैसा, उनका सबका पैसा जो है कलेक्ट करे। फिर बाद में कलेक्ट करके ये बैंक फिर कंपनी को ट्रांसफर करता है, बट फिलहाल इन सबको कलेक्ट करना, इनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। तो ये सब काम होता है बैंकर टू द इशू का। और इसके बदले में बैंकर टू द इशू दे चार्ज कमीशन, उनको वो कमीशन चार्ज करते हैं। और एक बात और है, कभी कभार क्या होता है, आईपीओ बहुत बड़े होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बहुत बड़े बड़े आईपीओ होते हैं, तो उस केस में एक बैंक ये सारे काम नहीं मैनेज कर सकता है। तो उस केस में ऐसा भी आप देखेंगे कि मोर देन वन बैंक कंपनी अपॉइंट करती है बैंकर टू द इशू। दो बैंकों को अपॉइंट कर दिया, या दो से ज्यादा तीन बैंकों को कंपनी ने बैंकर टू द इशू अपॉइंट किया है। और इनका काम है एप्लीकेशन मनी अलोंग विद एप्लीकेशन रिसीव करना, इन्वेस्टर से रिसीव करना, उसका पूरा हिसाब किताब रखना और बाद में कंपनी को ट्रांसफर करना, ठीक है। और एक बात और है, ये जो बैंकर टू द इशू है इनका ये भी काम होता है अवेयरनेस फैलाना, इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस फैलाना इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स।
ठीक है, इन द माइंड ऑफ कॉमन पीपल। इन्वेस्टर नहीं हम कहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। जो नॉर्मल लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट से डर रहे हैं, आईपीओ से डर रहे हैं, उनके बीच में इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस फैलाना, ये भी काम होता है बैंकर टू द इशू का। ठीक है, तो ये हो गई फोर्थ पार्टी। अब हम अगली पार्टी की बात करते हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये एजेंसी है, एजेंट नहीं है, एजेंसी। ठीक है, एजेंसी। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी समझ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का तो बहुत बोलबाला है। आप काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो अच्छा काम बताना भी तो पड़ेगा। पब्लिसिटी की भी तो थोड़ी सी जरूरत है, मार्केटिंग की भी तो थोड़ी सी जरूरत है। तो बस वही काम है। एक कंपनी है, बहुत रिनाउंड है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, A+ कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो आईपीओ जब लेके आ रही है, अगर लोगों को पता ही नहीं है तो लोग खरीदेंगे कैसे? ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कुछ एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को बताना कि कंपनी का आईपीओ आ रहा है, खरीदना है। ठीक है, और जिसमें कंपनी कितना फंड रेज कर रही है, कितना अमाउंट, और फिर ये फंड किस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, उस पर रिटर्न कितना मिल सकता है। ठीक है, और फिर ये आईपीओ के जो शेयर है बाद में जाके किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, सारी डिटेल कह लीजिए, वो लोगों को जानना है ना। लोग चाहते हैं कि जानेंगे तभी तो वो पैसा लगाएंगे। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की अगर हम बात करें ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिसिटी की। ठीक है, टू गिविंग द पब्लिसिटी टू द इशू ऑन सुटेबल मीडिया। यानी जो भी इशू आ रहा है, यानी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आ रहा है, कंपनी जो मार्केट से फंड रेज करने जा रही है, उसकी पब्लिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, उसको उसकी मार्केटिंग करना सूटेबल मीडिया पे, चाहे टीवी पे, चाहे न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे, होर्डिंग पे, प्रेस रिलीज करके सूटेबल मीडिया पे उसकी पब्लिसिटी करना, जो ये काम होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। ठीक है, और मीडिया यही सारे हो सकते हैं। इवन आपने देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में तो बहुत आईपीओ के ऐड आते हैं, टीवी पे भी आता है, मैगजीन में भी आता है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाती है। जब कोई बड़े आईपीओ आते हैं तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी लगती है। तो ये सब कौन करता है? कंपनी अपॉइंट करती है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो उसका काम होता है इसको प्रमोट करना। ये जो पब्लिक इशू है इसको प्रमोट करना, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि ये पब्लिक इशू आया है। ठीक है, तो कंपनी, अच्छा एक बात और है, जब कंपनी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है ना, तो एक बात ये भी देखती है कि उस कंपनी का, उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, कैसा काम वो परफॉर्म कर रही है। उसके बेसिस पे कंपनी एक अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपॉइंट करती है। और कैसे अपॉइंट करने से पहले क्या होता है, कंपनी बोलती है, ये जो कंपनी है ये डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बोलती है कि अपना जो भी प्रोग्राम है, जो भी प्लान ऑफ एक्शन है, वो हमें भेजिए, अपनी कोटेशन भेजिए, आपका खर्चा कितना है वो सब हमें भेजिए। ठीक है, तो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपना जो भी प्लान ऑफ एक्शन है, जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी प्रोग्राम है, वो सब कंपनी को भेजती है अलोंग विद देयर कॉस्ट, अपनी कॉस्ट के साथ वो भेजती हैं। फिर उसके बाद कंपनी उनको कंपेयर करती है और जो बेस्ट लगता है उसको चूज करती है। ठीक है, इन कंसल्टेशन में लीड मैनेजर से कंसल्ट करके कंपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपॉइंट करती है। ठीक है, और उसी का काम होता है पब्लिसिटी प्रोवाइड करना इस आईपीओ को। तो ये हो गई पांचवी पार्टी। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगला क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी तो इन्वॉल्व होते हैं आईपीओ में। देखिए मैंने बताया ना, आईपीओ जो आता है ना, इसमें बहुत खर्चा होता है। आईपीओ इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, इसमें खर्चा होता है। तो कंपनी को ऐसी भी जरूरत कभी कभार पड़ती है कि कंपनी को लोन उठाना पड़ता है, टर्म लोन लेना पड़ता है, जिससे कंपनी जो आईपीओ का खर्चा है उसको मतलब मीट आउट करती है। तो उस केस में रोल आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो जो आईपीओ आ रहा है उसका जो प्रोस्पेक्टस है, जो ड्राफ्ट है, उसको पढ़ती है, समझती है, जो प्रोग्राम है उसको स्टडी करती है, और उसके बाद अप्रूवल देती है, उसके बाद लोन देती है। या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर राइटिंग में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये सारे रोल होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। जैसे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम बोले, तो जैसे आईडीबीआई है, आईएफसीआई, आईसीआईसी, एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई। तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आईपीओ में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके आगे अब आखिरी जो एजेंसी, आखिरी कह लीजिए पार्टी है जो इन्वॉल्व होती है आईपीओ में, वो है रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडी समझ रहे हैं ना? रेगुलेट करने वाली बॉडी, जो कंपनी के लिए रूल रेगुलेशन, कि कंपनी जब आईपीओ लेके आ रही है तो क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं कंपनी को। ठीक है, तो वो रूल रेगुलेशन ये बनाती है।
गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी एजेंसी, तो ये होती है रेगुलेटरी बॉडी जो आईपीओ से रिलेटेड होती हैं, प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड होती हैं। कौन कौन सी? सेबी, सबसे पहले तो सेबी। सेबी का नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे कैपिटल मार्केट को कह लीजिए रेगुलेट करती है। ठीक है, अगला क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो ये भी रेगुलेटरी बॉडी है जो आईपीओ को गवर्न करती है। नेक्स्ट इज आरबीआई, आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे जाके ये आईपीओ लिस्ट होगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था ना, जब कंपनी का आईपीओ आता है तो उसे बहुत सारी गाइडलाइन फुलफिल करनी होती है, और अगर ये वो गाइडलाइन फुलफिल करता है तभी जाके वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा उस पर्टिकुलर। अगर वो गाइडलाइन को वायलेट करता है तो स्टॉक एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगा, उसे लिस्ट नहीं करेगा। तो यानी स्टॉक एक्सचेंज भी एक रेगुलेटरी बॉडी हुआ। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होती हैं, पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज होती हैं। तो ये डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी होती है जो प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड होती है। ठीक है, जो गवर्न करती है आईपीओ को। ठीक, तो ये हो गया सेवेंथ पार्टी जो इन्वॉल्व होती है आईपीओ में। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया पूरी 7 पार्टीज। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट टू द इशू, यानी जब कोई आईपीओ आता है तो किस तरीके से वो जो इशू है वो प्लेस होता है मार्केट में। ठीक है, किस तरीके से वो आईपीओ मार्केट में लॉन्च होता है, कह लो प्लेस होता है या लॉन्च कह लीजिए, किस तरीके से होता है। तो ये 5 वेज हैं। ठीक है, 5 वेज, ये 5 तरीकों से आईपीओ आता है। ठीक है, कोई भी शेयर पहली बार, कह लीजिए इन्वेस्टर जब पहली बार उस शेयर को इन 5 तरीकों से खरीद सकता है। ठीक है, तो ये 5 जो वेज हैं ये अब हमें डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन इसको अब मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगी क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।